नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का एचपी पाठशाला पर स्वागत है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि कृषि अर्थशास्त्र में योजनाओं के अंतर्गत टॉपिक कंप्लीट होने के बाद हम सभी लोग प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। तो हमने कहा था इसके करीब 100 क्वेश्चन होंगे, तो इसमें हम लोगों ने 75 क्वेश्चन कवर कर लिए। तो आज इसकी हमारी अंतिम क्लास होगी। इसके बाद हम किसी अन्य टॉपिक की शुरुआत करेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिहाज से महत्वपूर्ण है। तो पहले फटाफट रिवीजन कर लेते हैं, फिर ताकि आप लोगों को रिवीजन हो जाए और अपने आप को लेक्चर से जोड़ पाएँ। तो हमने 75 क्वेश्चन पढ़े थे, इसीलिए मैं इसको लगातार आप लोगों को बता देता हूँ जल्दी से, ताकि आप लोगों को चीज़ें और अच्छे से याद हो जाएं। तो किसान मित्र योजना की शुरुआत कब हुई थी? 18 जून 2001 को हुई थी। ठीक है। उत्तर प्रदेश बीज निगम का गठन कब किया गया? 15 फरवरी 2002 को किया गया। एकीकृत बागवानी विकास मिशन की शुरुआत कब की गई? 2014-15 में की गई। निम्नलिखित में से आपको सम्मिलित करने थे। किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत वर्ष 1998 में की गई। नवाडा की शुरुआत 12 जुलाई 1982 को एक्ट के तहत किस एक्ट के तहत? तो 1981 एक्ट के तहत, जबकि शिवरामन समिति की सिफारिश के आधार पर की गई। वहीं इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। प्रधानमंत्री संपदा योजना की शुरुआत कब की गई? 2017 में। अन्नदाता आय संरक्षण अभियान की शुरुआत कब की गई? 2018 में। भारत में प्रचलित कृषि क्रांतियों को आप लोगों को सम्मिलित करना है। पीली क्रांति का संबंध किससे है? गुलाबी क्रांति का संबंध किससे? श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से। लाल क्रांति का टमाटर एवं मांस उत्पादन से संबंधित है, जबकि काली क्रांति पेट्रोलियम उत्पाद से संबंधित है। स्वर्ण क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? निरपक टुटेजो को कहा जाता है, जबकि नीली क्रांति का जनक डॉक्टर अरुण कृष्णन को कहा जाता है। श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। वहीं पीली क्रांति का जनक सैम पित्रोदा को कहा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और गुलाबी क्रांति का जनक दुर्गेश पटेल को कहा जाता है। खाद्य उत्पादन में वृद्धि। हरित क्रांति का संबंध किससे था? तो खाद्य उत्पादन में वृद्धि करने से संबंधित है। वर्ष 1966-67 के दौरान हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। मत्स्य पालन नीली क्रांति से संबंधित है। दुग्ध उत्पादन श्वेत क्रांति से संबंधित है। उर्वरक भूरी क्रांति से संबंधित है। और इंद्रधनुषी क्रांति का तात्पर्य है समग्र रूप से हरित जितनी भी क्रांतियाँ हैं उन सबको का सम्मिलित रूप इंद्रधनुषी क्रांति के अंतर्गत आता है। हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव कहाँ महसूस किया गया? गेहूं और चावल की किस्मों पर महसूस किया। अगर इन दोनों की बात करें तो सबसे सर्वाधिक गेहूं के, अगर ये दोनों मान लीजिए, अब मैं आपके दोनों विकल्प दिए गए, अगर इसमें ए और बी दिया होता तो दोनों सही होते, वरना इसमें से गेहूं के उत्पादन में अपेक्षाकृत चावल की अपेक्षा अधिक मात्रा में हमें देखने को मिला। लघु कृषक विकास योजना की शुरुआत वर्ष 1971 में की गई, असम के कामरान जिले से। हरियाली कार्यक्रम का संबंध किससे है? तो केंद्र सरकार के द्वारा आमतौर पर चलाया गया यह कार्यक्रम है ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत जल संचयन प्रबंधन के समर्थन से संबंधित है। कब? तो 2003 में। राष्ट्रीय विशेष कृषि उपज योजना मुख्य रूप से किससे संबंधित है? इस योजना की शुरुआत डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार के तहत की गई थी और इसका संबंध मुख्य रूप से निर्यात योग्य कृषि उत्पादों से। फसल बीमा निम्नलिखित में से किसके एकाधिकार में है? नेशनल इंश्योरेंस कंपनी, LIC, जनरल इंश्योरेंस कंपनी। तो जो फसल बीमा निम्नलिखित में से किसके एक अधिकार में है? जनरल इंश्योरेंस कंपनी के अधिकार में। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना लागू की गई थी। कब लागू की गई थी? तो रबी सीजन में वर्ष 1999 से लेकर के 2000 के दौरान। कहीं कहीं आपको ज़्यादातर आपको यही देखने को मिलेगा। प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? जुलाई 2015 में हुई थी और इसका आदर्श वाक्य क्या था? हर खेत को पानी, इसका आदर्श वाक्य था। और जबकि ये गलत है, बाकी यानी 3 सही नहीं। ये दोस्तों नहीं, बल्कि कुओं का निर्माण ये नहीं होता, बाकी ये सही है। ये 3 सही हैं और कुओं का निर्माण इसके अंतर्गत शामिल नहीं। भारत सरकार के कृषि एवं सहकारिता विभाग के द्वारा रेनफेड एरिया डेवलपमेंट कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो 2011-12 में इसकी शुरुआत हुई थी। कृषि सांख्यिकी में नियोजित सूचना के स्रोत निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो ये सभी हैं दोस्तों। इसका विस्तृत विवरण देखने के लिए पूर्व लेक्चर देखिए। कृषि सांख्यिकी में अग्रणी सूचकांकों में भूमि क्षेत्र एवं कृषि भूमि की सीमा, भूमि की संरचना एवं वितरण, बोया गया क्षेत्र, विभिन्न प्रकार के रोपण और कृषि फसलों को सकल फसल उपज, पशुओं की संख्या एवं उत्पादन, सकल वाणिज्य एवं शुद्ध कृषि उत्पादन, ये सभी इसके अंतर्गत शामिल है। श्रम बल के आंकड़ों में किसे नहीं शामिल किया जाता? तो परिवहन के साधनों को शामिल नहीं किया जाता है, बाकी अन्य को शामिल किया जाता है। सार्वजनिक क्षेत्र के कृषि से संबंधित सूचकांकों में पूंजी श्रम अनुपात, ऊर्जा श्रम अनुपात, प्रमुख लागतें, ये सभी शामिल होती हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कृषि सांख्यिकी के द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं आंकड़े किसके द्वारा? तो संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन के द्वारा। और
16 अक्टूबर 1945 को इसका गठन किया गया था। मुख्यालय इसका रोम में स्थित है। WMO का मुख्यालय स्विट्जरलैंड जिनेवा में स्थित है, जबकि मार्च 1950 में इसका गठन किया गया था। भारत में कृषि सांख्यिकी के अंतर्गत निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। वह आमतौर पर जो कृषि सांख्यिकी है, भारतीय कृषि सांख्यिकी प्रणाली क्षैतिज एवं लंबवत दोनों तरीके से केंद्रित है। भारत में कृषि के प्राथमिक आंकड़े प्रांतीय सरकारों द्वारा एकत्र किए जाते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। राष्ट्रीय कृषि मंत्रालय देश के लिए आंकड़ों को समेकित करता है। सही है। इसमें कह रहा है कौन सा सही नहीं, तो आपका अंतिम विकल्प सही नहीं है। भारत में कृषि के आंकड़ों के लिए डेटा स्रोत कौन से हैं? पशुधन गणना, कृषि जनगणना, समुद्र मात्स्यिकी की जनगणना, सामान्य फसल अनुमोदन सर्वेक्षण। ये सभी दोस्तों इसमें सही है। सांख्यिकी क्षेत्र के अध्ययन की सुविधा के लिए कितने भागों में बांटा जाता है? 3 भागों में। कौन कौन से? सैद्धांतिक सांख्यिकी, सांख्यिकी रीतियाँ, सैद्धांतिक सांख्यिकी, सांख्यिकी रीतियाँ, व्यवहारिक सांख्यिकी। इससे संबंधित अगला प्रश्न है कि सैद्धांतिक सांख्यिकी के अंतर्गत क्या शामिल किए जाते हैं? तो प्रायिकता के सिद्धांत इसमें शामिल होते हैं। आज से हमारी दोस्तों यहाँ से हमारा आज का लेक्चर आरंभ हो रहा है। तो मैंने फटाफट आप लोगों को रिवीजन करा दिया। अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आपको और चीज़ें अच्छे से याद हो गई होंगी। खैर, आइए बात करते हैं अब हम सभी लोग एक एक करके इस चीज़ों पर। सांख्यिकी रीतियों का कौन सा क्रम कह रहा है कि सही है? आंकड़ों का संग्रहण, वर्गीकरण, सारणीयन, प्रस्तुतिकरण, विश्लेषण, निर्वचन। इसको आपको क्रमवार रूप से लगाना है। तो सबसे पहले इसमें क्या होता है, तो इसका क्रम दोस्तों क्या रहेगा? 1 2 3 4 5 6, ये विकल्प आपका सही हो जाएगा। इसका पहले आंकड़ों को क्या, जो भी सांख्यिकी के अंतर्गत जो भी आंकड़े आप लोग कलेक्ट करेंगे या हमारे द्वारा कलेक्ट किए जाएंगे, तो उसमें सबसे पहले क्या होगा? आंकड़ों का संग्रहण किया जाएगा, फिर उसके बाद उसका वर्गीकरण किया जाएगा, फिर सारणीकरण, फिर प्रस्तुतिकरण, फिर विश्लेषण और अंत में निर्वचन किया जाता है। तो अगर इसके हम क्रम की बात करें, इसका क्रम क्या है? इसका क्रम क्या रहेगा? आंकड़ों को लेकर के सबसे पहले संग्रहण रहेगा, फिर उसके बाद क्या रहेगा? वर्गीकरण, फिर उसके बाद वर्गीकरण रहेगा, फिर उसके बाद सारणीयन रहेगा, फिर उसके बाद प्रस्तुतिकरण, फिर उसके बाद विश्लेषण, फिर निर्वचन। तो अगर सांख्यिकी रीतियों का कौन सा क्रम है तो आप लोगों को याद रखें, यह काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। सबसे पहले संग्रहण करना किसी भी चीज़ का, फिर उसका वर्गीकरण करना, उसमें भेद करना, और फिर बाद में उसको सारणीकरण करना, फिर उसके बाद में चीज़ों को प्रस्तुत किया जाना, तत्पश्चात विश्लेषण और अंत में निर्वचन किया जाना। तो इसका 1 2 3 4 5 6 क्रम आपका क्या सही रहेगा? ये विकल्प आपका सही हो जाएगा। व्यवहारिक सांख्यिकी के अंतर्गत निम्न में क्या शामिल नहीं है? आर्थिक आंकड़े, कृषि आंकड़े, व्यापारिक आंकड़े, पूर्वानुमान। तो जो व्यवहारिक सांख्यिकी के अंतर्गत निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं किया जाता है? तो इसमें पूर्वानुमानों को शामिल नहीं किया जाता है। जो व्यवहारिक सांख्यिकी होती है उसमें पूर्वानुमानों को शामिल नहीं किया जाता है। पूर्वानुमान सांख्यिकी रीतियों के तहत शामिल किए जाते हैं। पहली बात तो आपको, खैर आपके प्रश्न के लिहाज से इसका सही जवाब क्या हो जाएगा कि पूर्वानुमानों को शामिल नहीं किया जाता है। तो पूर्वानुमानों को शामिल किस में किया जाता है? तो जो पूर्वानुमान सांख्यिकी है रीतियों के तहत शामिल होती है। अगला हमारा प्रश्न है कि भारत में सांख्यिकी सेवा का गठन कब किया गया? भारत में सांख्यिकी सेवा का गठन कब किया गया? वर्ष 1961, वर्ष 1963, वर्ष 1970 या फिर वर्ष 1972। तो इसका सही जवाब दोस्तों क्या है? भारत में सांख्यिकी सेवा का गठन वर्ष 1961 में किया गया था। कब किया गया? तो वर्ष 1961 के दौरान इसका गठन किया गया। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब की गई थी? अगर आपसे पूछा जाए कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब की गई, तो वो आपके विकल्प हैं वर्ष 1952, वर्ष 1948, वर्ष 1951, वर्ष 1955। तो इसका सही जवाब दोस्तों क्या है? वर्ष 1951 इसका सही जवाब है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का जो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन है आपका, इसकी स्थापना कब करी गई थी? तो वर्ष 1951 में की गई, 2 मई 1951 इसका सही जवाब है। ठीक है। अच्छा, इससे संबंधित दोस्तों कई प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली एजेंसी कौन है? कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। अगर आपसे कौन सा प्रश्न है, क्या पूछा जा सकता है इसके स्थान पर कि भारत की राष्ट्रीय
आय का आकलन करने वाली एजेंसी कौन सी? आपके विकल्प दिए गए आरबीआई अर्थात भारतीय रिजर्व बैंक, योजना आयोग, वित्त मंत्रालय, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। तो इसका सही जवाब क्या है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको याद रखें आप लोग। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन क्या करता है? देश में सांख्यिकी गतिविधियों के समन्वय, सांख्यिकी मानकों को विकसित करने और बनाए रखने के लिए आमतौर पर जिम्मेदार है। इसका गठन कब किया गया? तो 2 मई वर्ष 1951 को इसका गठन किया गया। वहीं इसका मुख्यालय कहाँ है? अगर आपसे मान लीजिए पूछ लिया गया कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों, तो नई दिल्ली में स्थित है इसका मुख्यालय। कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय स्थित है। इसका जो मुख्य विभाग कौन सा है? तो सांख्यिकी और कार्यान्वयन मंत्रालय इसका मुख्य विभाग है। और आरबीआई की स्थापना कब की गई? तो 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना की गई। और योजना आयोग की स्थापना कब की गई? तो 15 मार्च 1950 को की गई। जो इस प्रश्न में अन्य विकल्प दिए गए थे, मैं उसके बारे में आपको जानकारी थोड़ा दे रहा हूँ। तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब की गई? 2 मई 1951 को की गई। मुख्यालय इसका कहाँ स्थित है? तो मुख्यालय इसका दोस्तों नई दिल्ली में स्थित है। एक बार इस प्रकार भी प्रश्न पूछे जाते हैं। पूछा गया है कि भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली एजेंसी कौन सी? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन एजेंसी है। और आगे चल के दोस्तों सीएसओ का विलय एनएसओ अर्थात राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय में कर दिया गया था। भारत में अधिकतर, अगला हमारा प्रश्न क्या है कि भारत में अधिकतर राज्यों में सांख्यिकी संगठन कितने स्तरीय व्यवस्था पर आधारित है? कह रहा है कि भारत में अधिकतर राज्यों में सांख्यिकी संगठन कितने स्तरीय व्यवस्था पर आधारित हैं? 3 स्तरीय, द्विस्तरीय, 4 स्तरीय या फिर 1 स्तरीय? तो त्रिस्तरीय व्यवस्था पर आधारित होते हैं, अर्थात आपका विकल्प ए सही जवाब हो जाएगा। कौन कौन सी व्यवस्था है दोस्तों? त्रिस्तरीय व्यवस्था है। कौन कौन से किस स्तर पर इनका विभाजन है? तो जिला स्तर पर, संभागीय स्तर पर, संभागीय स्तर पर, सर्वोच्च स्तर पर। तो भारत में अधिकतर राज्यों में सांख्यिकी संगठन कितने स्तरीय व्यवस्था पर आधारित है? तो त्रिस्तरीय व्यवस्था पर आधारित है, जो कि जिला स्तर, संभागीय स्तर और सर्वोच्च स्तर पर आधारित है। अगला हमारा प्रश्न है कि राज्य स्तर पर सांख्यिकी समन्वय कार्य किसके द्वारा किए जाते हैं? जो राज्य स्तर पर सांख्यिकी समन्वय का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? अर्थ एवं सांख्यिकी निर्देशालय के द्वारा, राज्य सांख्यिकी निर्देशालय के द्वारा, सांख्यिकी मंत्रालय या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या है? अर्थ एवं सांख्यिकी निर्देशालय के द्वारा। राज्य स्तर पर सांख्यिकी समन्वय कार्य किसके द्वारा किया जाता है? तो राज्य स्तर की अगर हम बात करें तो अर्थ एवं सांख्यिकी निर्देशालय के द्वारा कार्य किए जाते हैं दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न क्या है, उस पर बात करते हैं। एक खेत के प्रबंधन की कार्यकुशलता को जानने हेतु किन किन मापों का प्रयोग किया जाता है? एक खेत के प्रबंधन की कार्यकुशलता को जानने हेतु किन किन मापों का प्रयोग किया जाता है? पूंजी से संबंधित अनुपात, आय से संबंधित अनुपात, लागत से संबंधित अनुपात और खेती की गहनता का सूचकांक या फिर सभी? तो इसका सही जवाब क्या है? सभी इसका दोस्तों सही जवाब हो जाएगा। एक खेत के प्रबंधन की कार्यकुशलता को जानने हेतु पूंजी से संबंधित अनुपात, आय से संबंधित अनुपात, लागत से संबंधित अनुपात और खेती की गहनता का सूचकांक, ये सभी इसमें शामिल हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी जवाब हो जाएगा। एक प्रश्न एक बार पूछा गया था दोस्तों एग्रीकल्चर इकोनॉमिक सेक्टर से ही कि जनगणना आयुक्त एवं रजिस्ट्रार जनरल कार्यालय कहाँ, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना वर्ष 1948 में हुई थी।
कॉमर्शियल इंटेलिजेंस एवं स्टैटिस्टिक्स विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो 1895 में हुई थी। अच्छा, मुझे ये प्रश्न ज़्यादा जरूरी नहीं लगे इसलिए मैंने इसे शामिल नहीं किया था। मैंने आप लोगों को बता दिया कि जनगणना आयुक्त एवं रजिस्ट्रार जनरल कार्यालय की स्थापना कब हुई? तो वर्ष 1948 में हुई थी दोस्तों। और कॉमर्शियल इंटेलिजेंस एवं स्टैटिस्टिक्स विभाग की स्थापना 1895 में हुई थी। खैर, हमारा प्रश्न क्या था कि एक खेत के प्रबंधन की कार्यकुशलता को जानने हेतु पूंजी से संबंधित अनुपात, आय से संबंधित अनुपात, लागत से संबंधित अनुपात और खेती की गहनता का सूचकांक संबंधित मापों का प्रयोग किया जाता है। पूंजी से संबंधित अनुपात के तहत किसका अनुमान लगाया जाता है? जो पूंजी से संबंधित अनुपात है इसके तहत किसका अनुमान लगाया जाता है? फसलों पर खर्च का, या फिर खेत की वित्तीय सुरक्षा का, या खेत के तरीकों का, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पूंजी से संबंधित अनुपात किसी खेत की वित्तीय सुरक्षा के अनुमान को लगाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? आपका विकल्प भी सही जवाब हो जाएगा। जो पूंजी से संबंधित अनुपात है इसके अंतर्गत खेत की वित्तीय सुरक्षा का अनुमान लगाया जाता है। बैलेंस शीट की सहायता लेनी पड़ती, तुलन पत्र जो है बैलेंस शीट की सहायता लेनी पड़ती पूंजी से संबंधित अनुपात हेतु, या फिर आय पर आधारित अनुपात हेतु, या फिर लागतों से संबंधित अनुपात हेतु, या खेती की गहनता सूचकांक। तो यहाँ पर बात की जा रही है बैलेंस शीट की दोस्तों। इसकी सहायता लेनी पड़ती है किसके लिए? तो तुलन पत्र की सहायता से पूंजी से संबंधित अनुपात को ज्ञात करने के लिए। तो विकल्प ए आपका सही जवाब हो जाएगा। जो बैलेंस शीट है इसकी सहायता पूंजी से संबंधित अनुपात हेतु लेनी पड़ती। अगला हमारा प्रश्न है कि आय पर आधारित अनुपातों को जानने हेतु मुख्यतः किसकी सहायता लेनी पड़ती? खेत के व्यापारिक तथा लाभ हानि के खातों की, या फिर गहनता सूचकांक की, या उत्पाद सूचकांक की, या फिर सभी की। तो जो आय पर आधारित अनुपातों को जानने हेतु आमतौर पर खेत के व्यापारिक तथा लाभ हानि के खातों की हमें सहायता लेनी होती है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? आपका विकल्प ए सही जवाब हो जाएगा। खेत के व्यापारिक तथा लाभ हानि के खातों की सहायता लेनी पड़ती। अगला हमारा प्रश्न है कि आय पर आधारित अनुपात को जानने हेतु किन सूचकांकों का प्रयोग किया जाता है? आय पर आधारित अनुपात को, यहाँ पर आय पर आधारित अनुपात की बात की जा रही है, को जानने किन सूचकांकों का प्रयोग किया जाता है? सकल आय की दर, प्रति एकड़ निवल आय, सकल अनुपात, परिचालन अनुपात। तो आपके विकल्प कौन कौन से सही कह रहा है? 1 और 2, 2 और 4, 3 और 4, 1 और 4। तो आइए इसको समझते हैं। आय पर आधारित अनुपात को जानने हेतु हम सकल आय की दर एवं प्रति एकड़ निवल आय का प्रयोग करते हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? 1 और 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। अर्थात आपका सकल आय की दर एवं प्रति एकड़ निवल आय का प्रयोग आय पर आधारित अनुपात के को जानने के लिए हम सभी लोग करते हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? आपका विकल्प ए सही जवाब हो जाएगा कि आय पर आधारित अनुपात को जानने के लिए सकल आय की दर और प्रति एकड़ निवल आय का इस्तेमाल किया जाता है। अगला हमारा प्रश्न है कि किसी एक उपखंड में स्थित किसी विशेष खेत पर प्राप्त की गई फसलों की उत्पादकता उस उपखंड की औसत उत्पादकता की तुलना में कितनी अधिक या कितनी कम है, यह किस सूचकांक से प्राप्त होता है? प्रश्न कह रहा है कि किसी एक उपखंड में स्थित किसी विशेष खेत पर प्राप्त की गई फसलों की उत्पादकता उस उपखंड की औसत उत्पादकता की तुलना से कितना अधिक या फिर कितना कम है, यह सूचकांक किससे प्राप्त होता है हमें? आपके विकल्प कौन कौन से हैं? आपके विकल्प हैं फसलों की उत्पादकता सूचकांक, फसलों की उत्पादकता का समायोजित सूचकांक, फसलों के सम्मिश्रण का सूचकांक, या फिर खेती की गहनता का सूचकांक। तो जो हमें यह कि औसत उत्पादकता की तुलना में कितना अधिक है या फिर कितना कम है, फसलों की उत्पादकता सूचकांक से हमें जानकारी होती है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? विकल्प ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि मैक्स शुल्ड ने अपनी किस पुस्तक में पारंपरिक कृषि को आधुनिक कृषि में परिवर्तन करने के सुझाव को प्रस्तुत किया है? द पॉपुलर वैलेड, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, ट्रांसफार्मिंग ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मैक्स शुल्ड ने अपनी पुस्तक ट्रांसफार्मिंग ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर में पारंपरिक कृषि को आधुनिक कृषि में रूपांतरित करने के बारे में अपने विचारों और सुझावों को प्रस्तुत किया है। तो इसके लिहाज से आपका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? विकल्प सी आपका सही जवाब हो जाएगा, ट्रांसफार्मिंग ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर। दोस्तों
मैक्सवुड के अनुसार पारंपरिक कृषि किसे कहते हैं? मैक्सवुड ने पारंपरिक कृषि को लेकर के कुछ अपने विचार दिए थे, तो इनके अनुसार पारंपरिक कृषि किसे कहा जाता है? इसकी गतिहीनता, इसकी तीव्रता, अत्यधिक धन अर्जन करना, या इनमें से कोई नहीं। तो इस पारंपरिक कृषि का संबंध किससे होता है? पारंपरिक कृषि आमतौर पर मैक्सवुड ने बताया था कि यदि कृषि किसी समय में अपना विकास करना बंद कर देती तो इसमें क्या हो जाता है? गतिहीनता आ जाती है और कृषि पारंपरिक कृषि में परिवर्तित होने लगती है। शुल्ज के अनुसार पिछड़ी कृषि तथा पारंपरिक कृषि समानार्थक नहीं। आमतौर पर वैसे पिछड़ी कृषि और पारंपरिक कृषि जो है एक दूसरे के समानार्थक नहीं। खैर, हमारा प्रश्न कह रहा है कि मैक्सवुड ने पारंपरिक कृषि किसे कहा गया? तो इसकी गतिहीनता, अगर उसमें वह समय के साथ साथ अपना विकास नहीं कर रही, अपना विकास करना बंद कर देती है, तो उसमें क्या होगा? गतिहीनता आ जाएगी दोस्तों। उसमें कुछ अपेक्षाकृत बदलाव नहीं होंगे और वही निरंतर हमारी उपज बनी रहेगी। अगला हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से विकल्पों में से किस देश की कृषि गैर पारंपरिक है? गैर पारंपरिक कृषि की बात की जा रही है, किस देश से संबंधित है? जो कह रहा है कि गैर पारंपरिक कृषि कहाँ से संबंधित है? अमेरिका, जापान, दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आमतौर पर जो विकसित देश हैं दोस्तों, वो गैर पारंपरिक कृषि की ओर अग्रसर हैं। पारंपरिक खेती को अपनाने के बजाय वो विभिन्न प्रकार की प्रणालियों को और आधुनिक तकनीकी इन सब का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? आपका विकल्प सी सही जवाब हो जाएगा। आमतौर पर अमेरिका में जो खेतों का आकार होता है काफ़ी बड़ा होता है, जबकि जापान में खेतों का आकार छोटा होता है। फिर भी दोनों देशों में जो कृषि है दोस्तों गैर पारंपरिक कृषि की श्रेणी में आती है। जो अमेरिका है वहाँ पर जो खेतों का आकार आमतौर पर तो बड़ा होता है, खेतों का आकार काफ़ी बड़ा होता है, और जबकि जापान में छोटा होता है। उसके बावजूद दोनों देश हैं दोस्तों, जो दोनों देशों की कृषि है वो गैर पारंपरिक कृषि की श्रेणी के अंतर्गत शामिल है। अगला हमारा प्रश्न है कि दिए गए विकल्पों में कौन सी विशेषताएं आधुनिक कृषि की विशेषता नहीं है? दिए गए विकल्पों में से कौन सी विशेषताएं आधुनिक कृषि की विशेषता नहीं? किसान हल तथा बैलों का उपयोग, खेत की तैयारी, आधुनिक कृषि उपकरणों का उपयोग, खरपतवार नियंत्रण। तो आमतौर पर देखा जाए किसान हल तथा बैलों का उपयोग दोस्तों पारंपरिक कृषि से संबंधित है, जैसे लगातार वही पुरानी प्रचलित पद्धतियों का उपयोग करना। ये सभी दोस्तों क्या हो जाएंगे? जो प्राचीन काल से ही पुरानी पद्धतियाँ हैं, वैज्ञानिक पद्धतियों को दरकिनार करके वही घिसी पिटी पद्धतियों को अपनाया जाना, ये सब क्या हो जाएंगे? आपके वो आधुनिक कृषि की श्रेणी के अंतर्गत नहीं आएंगे। तो किसान हल तथा बैलों का उपयोग जो है आधुनिक कृषि के अंतर्गत नहीं शामिल है। खेत की तैयारी करना, आधुनिक कृषि उपकरणों का उपयोग करना और विभिन्न प्रकार के जो खरपतवार नियंत्रण है उनका इस्तेमाल किया जाना, ये सभी क्या हो जाएंगे? आपके आधुनिक कृषि के अंतर्गत शामिल है। जो पारंपरिक कृषि होती है आमतौर पर प्रकृति पर निर्भर रहती है, जिसमें किसान हल और बैलों का उपयोग करते हैं। खेतों में उर्वरता बढ़ाने हेतु देसी गोबर की खाद, सनई, ढैंचा की हरी की खाद प्रयोग करते हैं। सिंचाई हेतु मौसम पर आमतौर पर काफ़ी ज़्यादा निर्भर रहते हैं। कुओं और तालाबों के पानी से सिंचाई होती है। ये सभी क्या हो जाएंगे? आपके पारंपरिक कृषि के अंतर्गत चीज़ें देखने को हमें मिलेंगी। तो यहाँ पर प्रश्न क्या है हमारा कि आधुनिक कृषि की विशेषता में कौन सा नहीं है? तो किसान हल तथा बैलों का उपयोग आधुनिक कृषि की विशेषता में नहीं शामिल है। अगला हमारा प्रश्न है कि वेबर एवं दाहिया किस प्रकार की कृषि है? वेबर एवं दाहिया किस प्रकार की कृषि है? स्थानांतरण कृषि, गहन कृषि, वाणिज्यिक कृषि, या उपरोक्त में से एक से अधिक? कह रहा है कि वेबर एवं दाहिया किस प्रकार की कृषि है? तो आमतौर पर दोस्तों जो वेबर एवं दाहिया है वह स्थानांतरित कृषि के अंतर्गत शामिल है। प्रत्येक क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की अलग अलग कृषि पद्धतियाँ पाई जाती हैं। तो जो वेबर और दाहिया है आमतौर पर कह सकते हैं कि स्थानांतरित कृषि का एक प्रकार है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? आपका विकल्प ए सही जवाब हो जाएगा। वैसे कुछ अगर इसकी कुछ अन्य हम प्रकारों की बात कर लें, क्योंकि पूछे जाते हैं दोस्तों, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो इसकी सारणी एक बना लेते हैं। एक और स्थान लिख लेते हैं, एक और नाम लिख लेते हैं, और एक और स्थान लिख लेते हैं।
झूम, जो झूम कृषि है आमतौर पर कहाँ देखने को हमें मिलती है? तो झूम कृषि आमतौर पर हमें उत्तर पूर्वी इलाकों में देखने को मिलती है, उत्तर पूर्वी भारत में दोस्तों। तो झूम कल्टीवेशन है भारत के उत्तर पूर्वी इलाकों में हमें देखने को मिलता है। मध्य प्रदेश में बेवर एवं दाहिया, बेवर या दाहिया, मध्य प्रदेश में इसे बेवर एवं दाहिया के नाम से जाना जाता है। यह हो गया आपका मध्य प्रदेश। और जारा या एरका जो नाम है दक्षिणी राज्यों में जाना जाता है। जारा या एरका जो है इसे दक्षिणी राज्यों में जाना जाता है इस नाम से। जो पेंडा है दोस्तों यह आंध्र प्रदेश से संबंधित है। कहाँ से संबंधित है? आंध्र प्रदेश से संबंधित है। तो बेवर एवं दाहिया कृषि किस प्रकार की कृषि है? आमतौर पर यह स्थानांतरण कृषि के अंतर्गत ही शामिल कर सकते हैं इसको कृषि पद्धतियों के। भारत में अनेक प्रकार की कृषि पद्धतियाँ अलग अलग स्थानों पर पाई जाती हैं, जैसे कि प्राचीन कृषि, झूम या स्थानांतरण कृषि। भारत में झूम कृषि के अगर हम कुछ अन्य नामों की बात करें, जैसे झूम नाम उत्तर पूर्वी भारत से संबंधित है, बेवर एवं दाहिया मध्य प्रदेश से संबंधित है, जारा या फिर एरका दक्षिणी राज्यों से, वहीं जो पेंडा है आंध्र प्रदेश से संबंधित है आपका। जो अगर हम थोड़ा झूम कल्टीवेशन की अगर हम बात करें दोस्तों, किन किन इलाकों में देखने को मिलता है आमतौर पर, जैसे कि ये हमारा मान लेते हैं भारत का नक्शा है, ठीक है। ये थोड़ा ऐसा ही समझने के लिए बना लेते हैं। खैर, तो उत्तर पूर्वी भारत कहने का तात्पर्य है आपके ये पहाड़ी इलाके, पर्वतीय इलाके, इधर हो गया आपका उत्तरी इलाका और ये सभी पूर्वी इलाके दोस्तों। तो इन इलाकों में क्या होता है, हमें झूम कल्टीवेशन आमतौर पर देखने को अधिक मिलता है। पेंडा ये हो गया आपका तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश के इलाकों में हमें पेंडा कृषि देखने को मिलती है। और ये जो दक्षिणी राज्य हैं, ये जो आपके दक्षिणी राज्य हैं, जारा या एरका दक्षिणी राज्यों से संबंधित है, बेवर एवं दाहिया मध्य प्रदेश से संबंधित है। तो ये सभी हैं। खैर, बेवर और दाहिया किस प्रकार की कृषि है? तो इन स्थानांतरित कृषि के अंतर्गत शामिल है। उम्मीद है आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी अच्छे से। अब बात कर लेते हैं थोड़ा गहन कृषि का तात्पर्य क्या है। तो गहन कृषि के अंतर्गत क्या होता है, ज़मीन के कम हिस्से में ज़्यादा उत्पादन लेने की तकनीक गहन कृषि से संबंधित है। मान लीजिए आपके पास ज़मीन का टुकड़ा कम है और आप अगर अधिक उपज चाहते हैं, तो कहने का तात्पर्य है कि ज़मीन के कम हिस्से में ज़्यादा उत्पादन लेने की तकनीक एक प्रकार से गहन कृषि के अंतर्गत शामिल है। गहन कृषि के अंतर्गत श्रम, पूंजी, उर्वरक, कीटनाशक इनका काफ़ी व्यापक लेवल पर इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो ये हो गई गहन कृषि हमारी। स्थानांतरित कृषि क्या है? तो इसमें यह एक प्रकार की कह सकते हैं, हालांकि स्थानांतरित कृषि को अगर हम समझने की बात करें, यह एक पारंपरिक कृषि की पद्धति है। पारंपरिक कृषि पद्धति का तात्पर्य है कि काफ़ी पहले से यह चली आ रही है। इसमें होता क्या है, ज़मीन के एक टुकड़े पर कुछ समय तक खेती करते हैं, फिर उसकी जब उर्वरता खत्म होने लगती है तो ज़मीन के उस हिस्से को क्या किया जाता है, छोड़ दिया जाता है। इसके बाद ज़मीन के दूसरे टुकड़े पर खेती की जाती है। तो समय समय के साथ साथ अलग अलग ज़मीन के टुकड़ों पर खेती करी जाती है। कहने का तात्पर्य है कि एक स्थान पर पहले खेती करी गई, जब उसकी उर्वरता कम होने लगी तो उसे छोड़ करके किसी अन्य ज़मीन के टुकड़े पर खेती की गई, तो उसे क्या कहा गया, स्थानांतरण कृषि भी कहा, इसको स्थानांतरण कृषि कहा जाता है। इसके एक अपेक्षाकृत कई नुकसान है, जैसे वनों की कटाई करना, मिट्टी का क्षरण, ये सभी दोस्तों इसके काफ़ी नुकसान है। और इसे ब्राज़ील में रोका के नाम से भी जाना जाता है। अब समझ लेते हैं थोड़ा वाणिज्यिक कृषि क्या है। तो वाणिज्यिक कृषि के अंतर्गत काफ़ी बड़े पैमाने पर फसलों का उत्पादन किया जाता है और पशुधन उगाने का एक व्यवसाय एक वाणिज्यिक कृषि है। वाणिज्यिक कृषि के अंतर्गत काफ़ी विस्तृत लेवल पर खेती होती है। इसका मकसद क्या होता है, इसका उद्देश्य क्या होता है, तो बाजार में बिक्री करके मुनाफा को कमाना, अधिक से अधिक लाभ को अर्जित करना।
वाणिज्यिक कृषि के अंतर्गत जो भी खेती की जाती है तो बाजार मांग के मुताबिक उसमें फसलें उगाई जाती हैं, तो काफ़ी विस्तृत लेवल पर काफ़ी बड़े बड़े फार्म होते हैं, उसमें खेती की जाती है। वाणिज्यिक कृषि के अंतर्गत कभी कभी पूछा जाता है कि कौन कौन सी फसलें शामिल हैं, तो आपकी कॉफ़ी हो गई, रबर हो गई, कोको, कपास, गन्ना, ये सभी वाणिज्यिक कृषि के अंतर्गत शामिल हो सकती हैं। तो वाणिज्यिक कृषि के अंतर्गत क्या होता है, काफ़ी बड़े पैमाने पर फसलों और पशुधन को उगाया जाता है। इसमें बाजार मांग के मुताबिक फसलें उगाते हैं, काफ़ी विस्तृत लेवल पर ज़्यादा ज़मीन, श्रम और मशीनों का इस्तेमाल इसके अंतर्गत किया जाता है। अगर हम कुछ ज़रूरी फसलों की बात करें तो गन्ना, कपास, तिलहन, रबड़, कोको, ये सभी वाणिज्यिक कृषि के अंतर्गत शामिल हैं। तो उम्मीद है चीज़ें समझ गए होंगे आप लोग। अब हम सभी लोग अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस कारण से भारत के सिंचित क्षेत्रों में कृषि योग्य भारत के सिंचित क्षेत्रों में कृषि योग्य जो भूमि है लवणीकृत हो रही है, अर्थात उसमें साल्ट की जो मात्रा है अपेक्षाकृत बढ़ रही है। तो क्या कारण है इसका? जिप्सम मिलाना, अधिक सिंचाई करना, अतिचारण करना या फिर उपरोक्त सभी? तो अधिक सिंचाई करना दोस्तों, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अधिक सिंचाई करना। अगर खेत में हम लगातार निरंतर फसल की आवश्यकता के प्रतिकूल सिंचाई करते रहते हैं तो मिट्टी में क्या होती है, नमक की मात्रा जो होती है, नमक की सघनता में वृद्धि होने लगती है। भारत में कृषि योग्य जो भूमि है मुख्य रूप से खराब सिंचाई पद्धतियों के कारण लवणीकृत हो रही है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अधिक सिंचाई के कारण। अगला हमारा प्रश्न है कि मिलर के अनुसार पारंपरिक कृषि में उत्पादन का मुख्य साधन क्या है? जो मिलर महोदय उनके अनुसार पारंपरिक कृषि में उत्पादन का मुख्य साधन क्या है? श्रम, उत्तम बीज, छोटे जोत, बड़े जोत। तो मिलर ने यह बताया था कि पारंपरिक कृषि में श्रम ही उत्पादन का मुख्य साधन होता है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इनके अनुसार श्रम हो जाएगा। इन्होंने यह कहा था कि पारंपरिक, यहाँ पर बात किस कृषि की हो रही? पारंपरिक कृषि की बात हो रही है। तो पारंपरिक कृषि में श्रम ही उत्पादन का मुख्य साधन होता है। आमतौर पर पारंपरिक कृषि के अंतर्गत पूंजी प्रायः घटिया उपकरणों तथा बैलों के रूप में होते हैं और इनकी जो उत्पादकता होती है काफ़ी कम होती है। तो इन्होंने क्या बताया था कि पारंपरिक कृषि में उत्पादन का मुख्य साधन क्या होता है? श्रम होता है। और मिलर महोदय ने यह भी बताया था कि आय के कितने स्तर होते हैं? तो आय के जो इनके अनुसार स्तर होते हैं 3 होते हैं दोस्तों। मिलर ने आय के कितने स्तर बताए? मिलर ने आय के 3 स्तर बताए। कौन कौन बताए? अरे इतना ज़्यादा आपको डीप में पढ़ने की ज़रूरत नहीं, आप बस इतना याद रखिए कि मिलर के अनुसार आय के कितने स्तर हैं? तो 3 स्तर। इन्होंने 3 स्तर बताए थे। मैं अगर रही बात समझने की तो बताया दे रहा हूँ कि मनुष्यों की पहले स्तर के अंतर्गत मनुष्यों की जैविक आवश्यकताएं होती हैं, दूसरे स्तर के अंतर्गत पारंपरिक आवश्यकताएं होती हैं, जबकि तीसरे स्तर के अंतर्गत प्रगतिशील समाज का प्रतिनिधित्व होता है। तो आप बस इतना याद रखिए कि मिलर के अनुसार पारंपरिक कृषि में उत्पादन का मुख्य साधन क्या है? श्रम। और इन्होंने आय के कितने स्तर बताए? 3 स्तर बताए। इससे काम चल जाएगा आपका। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? बोसेरप के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कृषि के जो विकास है उसके चरण? एक से अधिक फसलों वाला चरण, वार्षिक फसलों वाला चरण, झाड़ियों के कारण प्रति भूमि का चरण, उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब दोस्तों क्या है? उपरोक्त सभी है। जो बोसेरप के प्रारंभिक विकास के कई चरण बांटती हैं। बोसेरप ने प्रारंभिक विकास को कई चरणों में बांटा है। वनों के कारण प्रति भूमि का चरण, झाड़ियों के कारण प्रति भूमि का चरण, थोड़े समय के लिए प्रति भूमि वाला चरण, वार्षिक फसलों वाला चरण, एक से अधिक फसलों वाला चरण। इस प्रकार कई अन्य प्रकार भी हैं दोस्तों जो विकास के कई चरणों में विभाजित करने का कार्य इनके द्वारा किया गया है। अगला हमारा प्रश्न है कि कृषि मूल्य आयोग का नाम बदलकर कब कृषि लागत एवं मूल्य आयोग किया गया? वर्ष 1973, वर्ष 1985, वर्ष 1955 या फिर वर्ष 1965? तो इसका सही जवाब क्या है? वर्ष 1985 है दोस्तों।
कृषि मूल्य आयोग का नाम कृषि लागत एवं मूल्य आयोग वर्ष 1985 में कर दिया गया था, जबकि कृषि मूल्य आयोग की स्थापना वर्ष 1965 में की गई थी। जो आपका वर्ष 1965 दिया है उसमें कृषि मूल्य आयोग की स्थापना हुई थी। इसमें क्या हुआ था? कृषि मूल्य आयोग की स्थापना हुई थी। कृषि मूल्य आयोग की स्थापना हुई थी। तो कृषि मूल्य आयोग की स्थापना कब हुई? वर्ष 1965 में हुई। आगे कालांतर में क्या कर दिया गया? कृषि मूल्य आयोग का नाम बदल करके कृषि लागत एवं मूल्य आयोग कर दिया गया। कब किया गया? तो वर्ष 1985 में किया गया। कृषि मूल्य आयोग की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य क्या रहा? तो जो भी कृषि की उपजें हैं उसके लिए एमएसपी निर्धारण में यह आमतौर पर सहायता प्रदान करने का कार्य करता है। कौन सी संस्था कृषि फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण करती है? एमएसपी से संबंधित हम लोगों ने विस्तृत क्लासेस कर रखी हैं, वो आपको एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स की जो प्लेलिस्ट है उसमें मिल जाएंगी। वहाँ से आप जा कर के क्लासेस कर सकते हैं। और एमएसपी से संबंधित अगर कोई कह सकते हैं कि अगर प्रश्न आता है तो उम्मीद है उससे बाहर नहीं आएगा। कह रहा है कि नाबार्ड, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। तो इसका सही जवाब दोस्तों क्या है? इसका सही जवाब है आपका विकल्प सी है आपका, अर्थात थर्ड आपका विकल्प सही है। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग कृषि के फसलों के लिए एमएसपी निर्धारण करने का कार्य करता है। वहीं इसकी स्थापना की बात करें, वर्ष 1965 में इसकी स्थापना हुई थी और कृषि मूल्य आयोग का नाम बदल करके वर्ष 1985 में कृषि लागत एवं मूल्य आयोग किया गया। वर्तमान में यह कुल की अगर हम बात करें टोटल फसलों की, तो टोटल है दोस्तों 23 फसलें हैं। टोटल इसके अंतर्गत कितनी फसलें हैं? टोटल इसके अंतर्गत 23 हैं। वहीं 22 के लिए एमएसपी जारी करता है और एक के लिए गन्ने के लिए क्या करता है? एफआरपी जारी करने का कार्य करता है। तो हमारा प्रश्न क्या कह रहा है कि कृषि फसलों के लिए एमएसपी किसके द्वारा, कृषि फसलों के लिए एमएसपी का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के द्वारा निर्धारण किया जाता है। और तो कितनी फसलों पर एमएसपी जारी की जाती है? तो टोटल 23 फसलों पर एमएसपी जारी की जाती है। इससे कई समय पर कई प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं दोस्तों, तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप लोग इसको अच्छे से पढ़ें। और इस पर हमने पूरी क्लासेस करा रखी हैं। इससे संबंधित जो भी प्रश्न आएंगे अगर आप क्लासेस कर लेंगे एमएसपी की तो उससे बाहर नहीं आएगा। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि व्यावसायिक फसलों के लिए मूल्य समर्थन कार्यों को लागू करने के लिए केंद्रीय नोडल एजेंसी कौन सी? व्यावसायिक फसलों के लिए मूल्य समर्थन कार्यों को लागू करने के लिए केंद्रीय नोडल एजेंसी कौन सी? एफसीआई, नाबार्ड, ट्राइफेड या फिर नेफेड? तो इसका सही जवाब क्या है दोस्तों? नेफेड है। नेफेड की स्थापना कब हुई थी? विकल्प डी आपका इसका सही जवाब है। और इसकी स्थापना, इस पर हमने विस्तारपूर्वक चर्चा कर रखी है। खैर बाकी इसकी स्थापना की अगर हम बात करें, इसकी स्थापना कब हुई? तो 2 अक्टूबर 1958 को ही। कब हुई? तो 2 अक्टूबर 1958 को इसकी स्थापना हुई थी। यह भारत की बहुराज्यीय सोसाइटी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत एक प्रकार की सहकारी संस्था है। यह आमतौर पर कृषि उत्पादों के सहकारी विपणन को बढ़ाने, व्यावसायिक फसलों के मूल्य समर्थन कार्यों को लागू करने के लिए एक प्रकार की केंद्रीय नोडल एजेंसी। तो आमतौर पर यह भी पूछा जा सकता है कि नेफेड की स्थापना कब हुई? तो नेफेड की स्थापना दोस्तों 2 अक्टूबर 1958 को हुई। यह जरूर याद रखें आप लोग। और यहाँ पर बात किसकी की जा रही? तो व्यावसायिक फसलों की। यह नहीं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की दे करके कुछ और हम टिक कर दें। तो प्रश्न को पहले अच्छे से पढ़ें। व्यावसायिक फसलों के लिए मूल्य समर्थन कार्यों को लागू करने के लिए केंद्रीय नोडल एजेंसी कौन सी है? आपकी नेफेड है दोस्तों। और इसकी स्थापना कब हुई? तो 2 अक्टूबर 1958 को हुई। कृषि पैदावार के न्यूनतम समर्थन मूल्य के संबंध में कौन सा कथन सही है? यह खाद्य सुरक्षा मिशन में सहायक है,
यदि बाजार मूल्य अधिक है तो किसान अपनी पैदावार सरकार को बेचेंगे। यह किसानों के लिए अत्यधिक लाभदायक है क्योंकि इससे किसान अत्यधिक लाभ कमाते हैं, या इसके लिए आरबीआई जो है कर्ज देने का कार्य करती है। तो खैर इसका सही जवाब क्या है कि यह खाद्य सुरक्षा मिशन में सहायक है दोस्तों। कृषि पैदावार के न्यूनतम समर्थन मूल्य के संबंध में कौन सा सही है? भारत सरकार क्या करती है? उपज को खरीदती है और फिर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत जो भी गरीब परिवार है उनको क्या करती है? राशन मुहैया कराने का कार्य करती है। तो एक प्रकार से यह खाद्य सुरक्षा मिशन में सहायक है। न्यूनतम समर्थन मूल्य की जो प्रक्रिया है वो खाद्य सुरक्षा मिशन में सहायता प्रदान करती है, जो सरकार के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के उद्धार के लिए या फिर कह सकते हैं उनके भरण पोषण के लिए जो भी सरकार के द्वारा योजनाएं चलाई जाती हैं उसमें अपना एमएसपी अहम योगदान प्रदान करती है, और बाकी किसानों को उनकी उपज का पर्याप्त मात्रा में मूल्य मिल सके ये सब की इसके अंतर्गत सहयोगी एमएसपी प्रदान करने का कार्य करती है। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, भारत सरकार द्वारा कितनी फसलों पर एमएसपी दी जाती है? 12, 25। भारत सरकार के द्वारा कितनी फसलों पर एमएसपी दी जाती है? 12, 25, 24 या फिर 22। तो अगर कुल फसलों की भी हमने अभी आपको बताया था, टोटल तो वैसे 23 हैं, लेकिन इनमें भी अपना विभाजन है दोस्तों। तो खैर यहाँ पर 23 तो दिया नहीं, तो क्या हो जाएगा? 22 इसका सही जवाब हो जाएगा। और 22 फसलों पर सरकार के द्वारा एमएसपी जारी की जाती है, जबकि गन्ने के लिए उचित और लाभकारी मूल्य दिया जाता है। गन्ने के लिए क्या दिया जाता है? उचित और लाभकारी मूल्य। उचित और लाभकारी मूल्य यह गन्ने के लिए जारी किया जाता है। तो भारत सरकार के द्वारा एमएसपी कितनी फसलों पर जारी की जाती है? आमतौर पर 22 फसलों पर जारी की जाती है, और जबकि गन्ने के लिए क्या होता है? गन्ने के लिए उचित और लाभकारी मूल्य जारी किया जाता है। तो ये हमारे 100 प्रश्न दोस्तों कंप्लीट हो चुके हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था, तो जो भी विभिन्न प्रकार के एग्जाम्स में पूछे गए मैंने उन लोगों वो प्रश्न आपको करा दिए। अगर आप ये 100 प्रश्न करते हैं तो 2 से 3 कम से कम तो आपको देखने को जरूर मिलेंगे प्रश्न इससे अंतर्गत। बाकी न्यूनतम समर्थन मूल्य अब में एक विस्तृत टॉपिक दिया गया है, तो इसको आप सभी लोग जरूर पढ़ें। मैंने बाकी करा ही उसमें एमएसपी के अंतर्गत विस्तार पूर्वक उस पर चर्चा की है। 2 से 3 लेक्चर संभवतः हैं, वो आपको क्या करेंगे, जो भी एमएसपी से संभावित प्रश्न बनने वाले होंगे वो सभी उसके अंतर्गत शामिल किए गए। अच्छा, अगर एमएसपी के अंतर्गत हम फसलों की सूची की बात करें दोस्तों, इसमें कौन सी कितनी फसलें शामिल होती हैं? तो 7। इसमें अनाज कितने हैं? अनाज इसमें 7 हैं। अनाज कितने हैं? 7 हैं। दालें कितनी हैं? 5 हैं। तिलहन 8 हैं। तिलहन 8 हैं दोस्तों। इसके अंतर्गत इसमें एमएसपी के अंतर्गत शामिल है। कौन कौन से अनाज हैं? धान, गेहूँ, जौ, ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी। चना के दाल की फसलें कौन कौन सी हैं? चना, अरहर, मूंग, उड़द और मसूर की दाल। तिलहन में मूंगफली, सरसों, तोरिया, सोयाबीन, सूरजमुखी बीज, तिल कुसुम का बीज, राम तिल का बीज, ये सभी इसमें इसके अंतर्गत शामिल है। खैर आप इतना भी याद रख सकते हैं। बाकी बहुत ज़्यादा फसलें कौन कौन सी शामिल है वो नहीं पूछा जाता है। कभी कभी यह पूछ लिया जाता है कि अनाज कितने हैं, तो 7, दाल कितनी है 5, और ये आपकी जो तिलहन फसलें हैं कितनी? 8 इसमें तिलहन फसलें शामिल होती हैं। तो आज का लेक्चर हमारा खैर यहीं तक रहने वाला है दोस्तों। मिलते हैं हम सभी लोग। अब हमारा कुछ पहले उत्तर प्रदेश का बजट की क्लास होगी, फिर उसके बाद अतिरिक्त किसी अन्य टॉपिक की शुरुआत करी जाएगी। तो मिलते हैं किसी अगले लेक्चर में। धन्यवाद दोस्तों।